हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े। जैसा कि बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का वीवीआई क्वेश्चंस हम आपके बीच सब्जेक्ट वाइज बारी बारी से ला रहे हैं। इससे पहले हमने CC1 और CC2 का वीवीआई क्वेश्चन डाला है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके और बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2024 सर्च करके आप देख सकते हैं। वहाँ से ये CC3 टीचिंग एंड लर्निंग का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले बीएड एग्ज़ाम जो भी यूनिवर्सिटी में बचा हुआ है उसके लिए। तो आप देखेंगे क्वेश्चन, ये आपको कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि CC3 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और 20 मार्क्स यहाँ कॉलेज से दिया जाता है। तो 80 मार्क्स के लिए आपकी ये 16 मार्क्स में कैरी करेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। तो आप ज़रूर देखिए, आपको इससे लिखने का, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है उसका पूरा एकदम रणनीति बना के हम दे रहे हैं। तो देखिए, ये CC3 का पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का क्या अर्थ है, अधिगम की विशेषताओं का वर्णन करें। ये 16 मार्क्स में आपका पूछेगा और 16 मार्क्स में पूछेगा तो आप बेहतर लिखेंगे और कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो पहला है कि अधिगम का क्या अर्थ है और अधिगम की विशेषताओं का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो आप लिखने से पहले हम बताए हैं कितना बार कि आप प्रस्तावना से स्टार्ट करें, जो कि ऐसे है। देखिए, पहले प्रस्तावना में ऐसे लिखेंगे, अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा है। तो अधिगम के बारे में पहले बताया गया है कि अधिगम सीखना वैसे तो एक सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है तथा लगभग सभी व्यक्ति सीखने शब्द के अर्थ को समझते होंगे, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का विचार करना उपयुक्त होगा कि अधिगम शब्द से क्या अभिप्राय है। निस्संदेह अधिगम से अभिप्राय अनुभवों के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है, परंतु अधिगम अर्थात सीखना शब्द का अर्थ मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषाओं के अवलोकन से अधिक स्पष्ट हो सकेगा। इसलिए अधिगम की कुछ परिभाषाएं आगे दी जा रही है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आप पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, सुन के, देख के। तो इसी प्रकार लिखिएगा। देखिए, पहले प्रस्तावना लिख देना, उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक का नाम लिखना है, उसके बाद उनके अनुसार जो परिभाषा देगा उसको लिखिएगा। तो ये काफ़ी प्रभावशाली होगा और एग्ज़ाम में बेहतर मार्क्स मिलेगा। देखिए, अधिगम के बारे में वुडवर्थ ने क्या कहा है। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। उसी कड़ी में किम्बले के अनुसार, किम्बले साहब ने क्या कहा कि पुनर्विलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। गेट्स व अन्य के शब्दों में अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। क्रोनबेक के अनुसार अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। गार्डनर मर्फी के अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिवार मार्जन समाहित रहते हैं। हेनरी स्मिथ के अनुसार अनुभव के प्रतिकूल रूप में नए व्यवहार का अर्जन तथा पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण या निर्बलीकरण अधिगम है। स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूल की एक प्रक्रिया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। क्रू एंड क्रू के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो इस प्रकार आप मनोवैज्ञानिक का नाम लिखेंगे तो इससे कहीं ना कहीं एग्जामिनर को लगेगा, कॉपी चेक करने वाले को, कि परीक्षार्थी के पास बेहतर नॉलेज है और इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। इसी कड़ी में देखिए, उसके बाद लिखेंगे अधिगम की विशेषताएं। कुछ इस प्रकार हेडिंग बनाने का, अधिगम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अधिगम मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, पहला हो गया। अब इसको डिफाइन करते हैं। मानव शिशु जन्म के तुरंत बाद ही सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। कई बालकों में यह प्रवृत्ति तीव्र होती है तो तथा कईयों में अपेक्षाकृत मंद। मानव शिशु अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण अन्य जीवों की अपेक्षा शीघ्र, अच्छा तथा उच्च स्तरीय अधिगम कर लेता है। वह अनुकरण, अभ्यास तथा जिज्ञासा जैसे कारकों के कारण भी सीखता है। अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। तो विशेषता में है कि अधिगम व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक अधिगम को प्रत्यक्ष
पर आधारित मानते हैं तथा स्पष्ट करते हैं कि अधिगम स्थिति के संपूर्ण प्रत्यक्ष पर निर्भर करता है। उनका विचार है कि सीखना किसी प्राणी की संपूर्ण स्थिति के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रिया होती है। तीसरा, सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। किसी भी सुनियोजित अध्ययन के पीछे हमेशा एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के अभाव में कोई व्यक्ति दिलचस्पी नहीं लेगा और इस तरह अच्छा अध्ययन संपन्न नहीं होगा। एक ही परिस्थिति में दो छात्रों के लिए दो भिन्न उद्देश्य हो सकते हैं। उदाहरण के अनुसार दो व्यक्ति यदि अखबार पढ़ते हैं तो एक समय काटने के लिए तो दूसरा शब्द संग्रह को सुधारने के लिए पढ़ता है। अभिप्रेरणा अधिगम की गति देती है। अभिप्रेरणा व्यवहार की प्राण शक्ति है। यह सामान्य मानव जीवन की धुरी है। अभिप्रेरणा के कारण मनुष्य सही दिशा में प्रयास करता है, सही साधनों का चुनाव कर वांछित उद्देश्य की प्राप्ति करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है। जितनी अधिक प्रबल अभिप्रेरणा होती है, अधिगम उतना ही शीघ्र होता है तथा उसके परिणाम भी उतने ही अधिक चिरस्थायी होते हैं। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यालयों महाविद्यालयों में प्राप्त औपचारिक शिक्षा अधिगम का एक पक्ष मात्र है, लेकिन वैसे भी मनुष्य जीवन की सभी अवस्थाओं में सीखते हैं। इसका संबंध केवल विकास किसी विशेष अवस्था अथवा जीवन की किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों अथवा घटनाओं से होता है। अधिगम एक सार्वभौमिक व कर्मिक प्रक्रिया है। अधिगम सभी स्थानों, समाज और संस्कृतियों में, सभी समयों में तथा सभी प्राणियों द्वारा किया जाता है। अर्थात सीखना एक ऐसी क्रिया है जिसे सभी समाजों में सभी प्राणी करते हैं। अधिगम कर्मक है। इसका अर्थ यह है कि अधिगम में श्रेष्ठता एवं निपुणता क्रमानुसार है। अवलोकन व निरीक्षण के बाद मानव शिशु अनुकरण, प्रशिक्षण वह अभ्यास से सीखता है। धीरे धीरे वह सीखने में तर्क व बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। इसके बाद वह तथ्यों की परख करके उन्हें तर्क की कसौटी पर परखता तथा स्वीकार करता है। इसमें उसका चिंतन भी सम्मिलित रहता है। यहाँ यह कहना तर्क संगत प्रतीत होता है कि ऐसा अधिगम का उच्चतम रूप होता है। उसके बाद आता है 7वां पॉइंट, अधिगम विकासशील तथा प्रगतिशील है। अधिगम गतिशील होता है क्योंकि यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध वातावरण के पदार्थों, वस्तुओं, संपत्तियों अथवा क्रियाओं के नए पक्षों को समझने, करने तथा अर्जन करने से होता है। अधिगम के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन नया, धनात्मक या प्रगतिशील होता है, जो नए अधिगम के लिए आधार बनाता है। अधिगम में स्थानांतरण संभव होता है। सीखे हुए किसी कार्य को उससे प्राप्त अनुभव अथवा उसके करने के ढंग को किसी दूसरे कार्य में उपयोग करने की सदैव संभावना होती है। यह दूसरी बात है कि किसी एक स्थिति में सीखी हुई कोई क्रिया दूसरी स्थिति में किए जाने वाले कार्य को सरल बनाती है या रुकावट पैदा करती है। अभिप्राय यह है कि किसी एक स्थिति में प्रयोग की गई विधि, प्रविधि अथवा प्राप्त अनुभव का इस्तेमाल दूसरी स्थिति में संभव हो सकता है। अधिगम प्रक्रिया में 3 तत्व सम्मिलित होते हैं। सीखने की प्रत्येक क्रिया में मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं को तीनों तत्व संज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक सम्मिलित होते हैं। अधिगमकर्ता इस बात से भली भांति परिचित होता है कि वह क्या सीखने जा रहा है, उसे क्या द्वारा जाने वाली क्रिया के विषय में अनुभूति होता है। तत्पश्चात वह उसके अर्जन से जुड़ी क्रियाएं करता है तथा अंततः वह उससे सीखने में सफल हो जाता है। 10वां पॉइंट है, अधिगम निष्पादन से संबंधित होता है। यह सच है कि अधिगम निष्पादन नहीं होता है और फिर संपूर्ण निष्पादन केवल अधिगम पर ही आधारित नहीं होता है। फिर भी अधिगम तथा निष्पादन आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा निष्पादन की सहायता से ही अधिगम संबंधी निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया है, उत्पादन नहीं। अपने मौलिक रूप में सीखना एक प्रक्रिया है, हालांकि इसका परिणाम किसी उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे प्राणी अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है, किसी कार्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वह वांछित साधनों का चुनाव करता है, अपेक्षित विधियों और प्रविधियों का प्रयोग भी करता है। वास्तव में अधिगम का मूल उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना तथा उसमें अपने समाज में सफल समायोजन करने की योग्यता का विकास करना होता है। इसलिए उचित यही है कि इसे एक सतत सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
12वां पॉइंट है कि अधिगम वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पर निर्भर करता है। किसी भी प्राणी द्वारा सीखना उसकी जन्मजात शक्तियों तथा वातावरण के कारकों पर निर्भर करता है। शिशु जन्म से ही सीखने के योगात्मक लेकर पैदा होता है। सीखने की विषय सामग्री, साधन व अवसर आदि उसे वातावरण से प्राप्त होते हैं। ये दोनों कारक व्यक्तियों में सीखने संबंधी भिन्नता के लिए उत्तरदायी होते हैं। मनुष्य में सीखने की योग्यता का विकास आयु बढ़ने के साथ साथ विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है। इसके कारण ही छोटे बालकों तथा वयस्कों लोगों के सीखने की प्रक्रिया में अंतर होता है। तो ये था, और इसके बाद नीचे निष्कर्ष लिख देंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण। प्रस्तावना, उद्देश्य, विशेषता, निष्कर्ष। लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखिएगा, जिससे आपका बेहतर मार्क्स एग्ज़ाम में आ सकता है। और इस तरह से हमने CC3 का ये क्वेश्चन करवा दिए, और इसी तरह बारी बारी से हम दूसरे क्वेश्चन भी सब्जेक्ट वाइज लेते आएंगे। तो जो भी साथी नए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हर एक तरह से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई राय हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।